गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने ग्रह विज्ञान के मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत रक्त के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे बात की। अब हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर ही रक्त प्लेटलेट्स के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे रक्त का थक्का जमना और रक्त के कार्यों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो रक्त को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। जो रक्त के दो इम्पॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं उनके आधार पर रक्तवारी जो है 55% जो उपस्थित होता है, और रक्ताणु जो है 45%, यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स जो रक्त के अंदर पाए जाते हैं वो 45% होते हैं, जिसके अंतर्गत लाल रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स है। तो अब हम बात करेंगे रक्त प्लेटलेट्स की, यानी ये जो श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त रक्त के अंदर कुछ छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। यानी ये जो कण है जिनका आकार और प्रकार अनिश्चित होता है, ये रक्त प्लेटलेट्स कहलाते हैं, या हम इनको बिंबाणु भी कह सकते हैं। यानी रक्त प्लेटलेट्स या बिंबाणु दोनों एक ही चीज़ है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, चपटी गोल तथा रक्त में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये थ्रोम्बस बनने में मदद करते हैं। थ्रोम्बस जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रक्त ब्लड कोगुलेशन के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका निर्माण अस्थि की जो लाल अस्थि मज्जा है यानी रेड बोन मैरोज हैं उनके अंतर्गत होता है। इनके कोशिका द्रव में कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तथा केंद्रक का अभाव होता है। प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक की होती है। ये रक्त मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से बनता है, और इसका जो व्यास होता है यानी डायमीटर जो होता है वो 2 से 4 माइक्रोन्स का होता है। तो हम बात करते हैं इसके कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट कार्य जो है ब्लड प्लेटलेट्स के। ये जो है एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हमने कहा कि एक प्रोथ्रोम्बिन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ये जो कि रक्त जमने में आवश्यक होता है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है, ये रक्त के जमने में मदद करता है, क्योंकि यह रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, जो कि अगर ये प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो रक्त जो है उसका थक्का नहीं बनेगा। तो रक्त थक्का बनने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, उसके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है, यह रक्त कोशिकाओं के छिद्रों और टूट फूट में मरम्मत करता है। इनमें कुछ एंटीजन पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो एंटीबॉडीज का कार्य करने के लिए उत्तेजित। और सीरोटोनिन जो है इसमें 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन रक्त कोशिका के वैसोडाइलेशन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस तरह से प्लेटलेट्स भी हमारी रक्त के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे रक्त का थक्का जमना। जैसे कि हमने कहा कि रक्त का थक्का अगर नहीं जमता है, कई बार ये बात होती है कि कई लोगों में जो है ब्लड अगर एक बार निकल जाता है कहीं पॉइंट से, तो वो कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, और कईयों में बहुत ही जल्दी ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है। उसका कारण होता है रक्त का थक्का जमने की जो प्रक्रिया है। तो हम बात करेंगे रक्त का थक्का यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी जैसा कि कट जाने पर, दुर्घटना हो जाने पर शरीर से रक्त बाहर निकलने लगता है। अगर यह रक्त शरीर से बाहर निकल जाए या बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाहर निकलने पर बहुत ज़्यादा अगर निकलता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी कारण से, चाहे दुर्घटना हो, चाहे हमारी बॉडी से और किसी कारण से रक्त बाहर निकलता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। और कई बार इतना ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स में देखा जाता है कि खून बहुत ज़्यादा निकल जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये जो रक्त स्त्राव को रोकना काफ़ी आवश्यक होता है, और रक्त का जमना जीवन रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह क्रिया रक्त के वायु के संपर्क में आने पर जम जाने से संभव होती है। इस क्रिया में रक्त नलिका का मुंह थक्का द्वारा बंद हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट वहाँ पर बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी जो रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें रक्त की सोल अवस्था जैल अवस्था में बदल जाती है, और रक्त का थक्का अर्ध जैल यानी सेमी जैल अवस्था में होता है, जिससे थोड़ा तरल पदार्थ जिसमें सीरम कहते हैं रक्त के थक्के के साथ बाहर निकलता है। अब शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है, कट जाता है, या घाव से रक्त बहना शुरू हो जाता है, परंतु 5-7 मिनट बाद देखा है कि वहाँ पर रक्त का बहना जो होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है, और जिससे रक्त वाहिनियों का नली का जो मुंह है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से रक्त बाहर नहीं निकल पाता।
होता है, यह रक्त की फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, एक प्रकार की प्रोटीन है जिसे फाइब्रिनोजिन प्रोटीन कहा जाता है, को द्रव से ठोस रूप में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना महीन सूतों के जाल जैसी होती है। इन्हीं जालों में रक्तकण फंस करके उलझ जाते हैं और जैसे जैसे ये सूखता जाता है वैसे वैसे रक्त का थक्का जमता जाता है और सीरम इसमें से छनकर अलग हो जाता है। इस प्रकार रक्त का थक्का कटे हुए भाग को अच्छी तरह से सील कर देता है और रक्त का जो बाहर निकलना है वो बंद हो जाता है। अब ये जो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। जैसे पहला जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। प्रोथ्रोम्बिन रक्तवारी में उपस्थित होता है। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, इसमें कैल्शियम तथा दूसरे फैक्टर सहयोग देते हैं। और तीसरी जो स्टेप होती है वो होती है फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में बदलना। यानी यहाँ पर जो स्टेप्स दिखाई दे रही है, पहला प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना यानी एक्टिवेट होता है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है और ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में बदलने में हेल्प करता है। अब यूँ तो देखें तो रक्त का बनना रक्त का थक्का जो है बहुत ही एक सरल प्रक्रिया होती है, किंतु उसमें कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें 13 फैक्टर भाग लेते हैं। ये जो 13 फैक्टर हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। जैसे पहला फैक्टर 1 जो है जिसे फाइब्रिनोजिन नाम दिया गया, दूसरा फैक्टर 2 जो है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन या प्रो एक्सेटिलिन या लेबाइल फैक्टर, एक्सेटिलेटिन, प्रोकन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर, प्लेटिलेट कोफैक्टर, इसके अलावा प्लेटिलेट कोफैक्टर 2, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीसी, स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा लॉरेंट फैक्टर। इस तरह से ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में, जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। यानी प्रथम जो चरण होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। अब ये प्रोथ्रोम्बिन किस प्रकार से सक्रिय होती है? जब किसी स्थान पर चोट लग जाती है या कट जाता है तो उस स्थान के आसपास के ऊतक एवं कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा कटे हुए भाग से रक्त बहने लगता है। अब जो रक्त में उपस्थित बिंबाणु है, प्लेटिलेट्स हैं तथा कुछ रक्त फैक्टर यानी ब्लड फैक्टर जो होते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों से मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी सबसे पहला क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित होता है। अब ये रक्त फैक्टर मुख्यतः एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है जिसे हम AH फैक्टर कहते हैं तथा स्टुअर्ट फैक्टर की क्रिया में भाग लेते हैं। ये रक्त फैक्टर कैल्शियम आयन तथा प्लाज्मा से मिलकर क्रिया करते हैं तथा प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय बनाते हैं। इसका मतलब सबसे पहला जो प्रोसेस हुआ उसके अंदर से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो सक्रिय होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। अब द्वितीय चरण में यानी जो सेकंड स्टेप होती है वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदलता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनकर के तैयार हो जाता है तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रिप्टोफैन एंजाइम्स तथा कैल्शियम आयन की सहायता से प्लाज्मा में उपस्थित एंटी प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देता है। प्लाज्मा में उपस्थित हेपेरिन ही एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है जो रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त को जमने से रोकता है तथा रक्त वाहिनियों के भीतर रक्त निरंतर रूप से प्रवाहित होता रहता है। सक्रिय हो जाता है और कुछ रक्त फैक्टर के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करता है तो एक नवीन पदार्थ का निर्माण होता है जिसे थ्रोम्बिन कहा जाता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन। इस प्रकार प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम रक्त फैक्टर 5 और रक्त फैक्टर 7 जो है के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन बनाते हैं। तो ये जो यहाँ प्रक्रिया दिखाई दे रही है, इस प्रक्रिया के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया की जाती है। तीसरा जो चरण होता है जिसमें फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में बदलना, यानी रक्तवारी में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो थ्रोम्बिन से मिलकर के रासायनिक क्रिया करता है और फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये तीनों जो चरण है जिसमें पहला प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेट होना,
फिर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, और तीसरा जो है फाइब्रोनिजिन का फाइब्रिन में बदलना। ये तीनों जो प्रक्रियाएं होती है रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। फाइब्रिन की रचना जाल के समान होती है और ये अविलय ठोस प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये रुधिर का जो जमना है, ये रक्त का थक्का थोड़ी देर बाद सिकुड़ने लगता है और थक्का कड़ा हो जाता है। इस थक्के से पीले रंग का पारदर्शक द्रव पदार्थ फाइब्रिन जाल से चलकर बाहर आता है। इस द्रव को सीरम कहते हैं, और ये जो है वास्तव में द्रव प्लाज्मा ही होता है, परंतु उसमें फाइब्रोनोजिन तथा रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। रक्त जमने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको चित्र के द्वारा इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है कि रक्त के अंदर उपस्थित जो है जो क्षतिग्रस्त उत्तक है, बिम्बाणु है, वो टूटकर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयन और के अंदर प्रथम चरण में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा रक्तवारी में जो सीरम है और प्रोथ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनिजिन और तीसरे चरण में फाइब्रोनोजिन जो है वो फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। कुछ मनुष्यों में कई बार क्या होता है कि रक्त का थक्का थोड़ी देर से जमता है, जरा सा कट जाने पर रक्त बहुत देर तक बहता रहता है, और ऐसी स्थिति जो होती है वो खतरनाक होती है। अगर रक्त का थक्का न बन पाए तो ये एक प्रकार का रोग है जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। ये आनुवंशिक रोग भी होता है जिसमें स्त्री रोग वाहिका जो वेक्टर का कार्य करती है और पुरुष जो हीमोफीलिया रोग का शिकार हो जाता है। अब ये रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं जमता है क्योंकि रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो थक्का विरोधी प्रकृति की होती है और रक्त का थक्का बनने से रोकती है। इस प्रकार रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त निरंतर शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण करता रहता है, परंतु कुछ लोगों में खासकर वृद्धावस्था में रक्त वाहिनियों के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे हृदय आघात या हार्ट अटैक या पैरालिसिस भी होने का भय रहता है। और कई बार तो देखा जाए तो अगर ब्लड क्लॉट्स अंदर ही बन जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे रक्त के इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। रक्त का जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट मटेरियल का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, रोगों से रक्षा करना, इस तरह से रक्त के विभिन्न कार्य होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक कार्य आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पोषक पदार्थों का संवहन करना। यदि रक्त जो है आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, यानी एब्जॉर्प्शन करता है, और वहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद ये यकृत में जाता है। फिर आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है जिस बॉडी पार्ट को, उस बॉडी पार्ट में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनको ये पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पोषक तत्वों का संवहन करता है और पोषक तत्वों को विभिन्न पार्ट्स में अवशोषण के बाद प्रदान करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक पाया जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन जो होता है, यह ऑक्सीजन को यह फेफड़ों से ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के दौरान शरीर के सभी अंग जितने भी हैं, उत्तक हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाता है तथा उत्तकों एवं कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि निकलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर करके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शिराओं द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है, जहाँ से इसका श्वसन के दौरान उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरह देखें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो रक्त के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जितने भी उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कार्य होता है। शरीर की कोशिकाओं से उत्पन्न जितने भी विकार हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होना, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, टॉक्सिन्स है इत्यादि, जो रक्त में घुल जाते हैं, ये सभी उत्सर्जी एवं वर्ज्य पदार्थ होते हैं, बेकार होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन सभी वर्ज्य पदार्थों को रक्त परिवहन करता है तथा शरीर के उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और उत्सर्जी अंग जो हैं यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है इन पदार्थों का निष्कासन कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। इसके अलावा रोगों से रक्षा करना, रक्त के अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो पाई जाती है जो हानिकारक जीवाणुओं, विषाणु एवं अन्य पदार्थों का भक्षण कर लेती है और शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा हार्मोन्स का जो संवहन है, यानी रक्त के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है जो अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, उनका संवहन किया जाता है। ये हार्मोन्स अपने अंग विशेष में जाकर उनका नियमन करते हैं, वहाँ पर उनका रेगुलेशन का कार्य होता है। इसके अलावा शरीर के तापमान को
में अधिक गर्मी होती है। रक्त अतिरिक्त गर्मी को परिसंचरण के दौरान ले जाता है और जिन अंगों को गर्मी की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसे छोड़ देता है। इस प्रकार शरीर के ताप का यह संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, यानी रक्त थक्का बनाने का कार्य करता है, जिससे कटे हुए स्थान या चोटग्रस्त स्थान है वहाँ से रक्त बहना कम हो जाता है। इसके अलावा घाव व चोटों की मरम्मत करना, रक्त के अंदर जो WBC पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, जो घाव व चोटों की मरम्मत करने में भूमिका निभाती है। इसके अलावा अम्ल क्षार का संतुलन यानी एसिड बेस बैलेंस जो है, क्योंकि रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, रक्त अम्ल क्षार का संतुलन बनाने में सहयोग देता है। इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा प्रोटीन इत्यादि बफर का कार्य करते हैं, जिससे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहता है। इसके अलावा जल संतुलन में रक्त शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है और अतिरिक्त जल को पसीना, पेशाब यानी यूरिन इत्यादि के रूप में उत्सर्जी अंगों से बाहर निकाल देता है। यह शरीर के सभी ऊतक एवं कोशिकाओं को नम बनाए रखता है और साथ में रक्तचाप को भी नियंत्रित रखता है।